हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ें। इंटेलिजेंस का ये चौथा क्लास है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितनी थ्योरीज़ जो हैं वो दी गई इंटेलिजेंस के, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर बात करें, बुद्धि के सिद्धांतों पर। तो मनोवैज्ञानिकों को बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस स्पष्ट करने से पहले मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में सफलता प्राप्त हो गई। बहुत सारे आपको बिने का टेस्ट आया, लगभग सभी बुद्धि परीक्षणों से स्पष्ट हुआ कि जो बच्चा मानसिक कार्य में अच्छा करता है वो अन्य सभी कार्यों में समान रूप से अच्छा करता है। जो बच्चा मानसिक कार्यों में अच्छा करता है वो बच्चा अन्य सभी कार्यों में भी अच्छा करता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न मानसिक कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त सहसंबंध, कोरिलेशन प्रदर्शित करता है। कोरिलेशन, सहसंबंध रहता है। मेंटल एबिलिटी अगर किसी बच्चे की अच्छी है तो सारे मेंटल वर्क्स के बीच सहसंबंध स्थापित हो जाते हैं। आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोमेट्रिक में, स्टैटिस्टिक्स में वो सारा बच्चा जो है वो बच्चा हर ऐसे कठिन विषयों में बहुत अच्छा करने लगता है जो उसका जो माना जा रहा है, जो उसको दिया जाता है। तो ये कोरिलेशन है बुद्धि से और समस्या समाधान की क्षमता से, ये कोरिलेशन है। जो गणित में अच्छे अंक लाता है वो इतिहास, भूगोल, इन सारी चीज़ों में भी अच्छे अंक लाएगा, ये भी बात बहुत स्पष्ट मानी गई है। तो अपनी समस्याओं का समाधान भी कौशलतापूर्वक करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको आप देखिएगा। इसीलिए पेरेंट्स जो हैं, आपको बच्चों का जब स्टडी पीरियड टाइम रहता है और पढ़ने की जब बात रहती है तो उस वक्त पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं मैथमेटिक्स पे प्रेशर करो, ताकि जो कॉग्निटिव एबिलिटी, लर्निंग बाय प्रैक्टिस है वो आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो उससे क्या माना जाता है कि वो हर सब्जेक्ट में बेटरमेंट उसके देखने को बेटर करेगा, वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत आसान। कॉग्निटिव कार्यों में व्यक्ति प्राप्त अंकों द्वारा प्राप्त अंकों के बीच ऊंचे सहसंबंध, संज्ञानात्मक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसमें भी बहुत ऊंचा सहसंबंध देखा जाता है। अब बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का और इसी आधार पर बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। अब पहले हम इस बात को देख लें कि कितनी थेरीज जो हैं वो दी गई। तो फैकल्टी थेरी दिया गया, इसमें फैकल्टी मन शक्ति सिद्धांत, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और इस फैकल्टी थेरी इसको कहते हैं, इसको का प्रतिपादन किया गया। दूसरा स्ट्रक्चर, संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थेरी दी गई, जिन पियाजे वगैरह ने इसका सपोर्ट किया और बहुत आगे बढ़ाया। दूसरा, उसके बाद स्पीयरमैन का चार्ल्स स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थेरी आया आपको, और बहुत ही मशहूर हुई ये थेरी। और चूँकि स्पीयरमैन एक साइकोमेट्रिशियन भी थे और इसलिए इनकी थेरी में तो कुछ गणित का भी ये देखा गया। और उन्होंने 2 तरह के घटकों को, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी इस बात का आपसे तज़किरा किया कि वहाँ उन्होंने 2 फैक्टर को माना, एक स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा जनरल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर को ही परिचायक माना गया बुद्धि का, एंड स्पेसिफिक फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। तो ये आपकी 2 फैक्टर थेरी हो गई। तो चार्ल्स स्पीयरमैन की ये थोड़ा आपको पढ़ना भी है, डिटेल में भी पढ़ना है इसको। और उसके बाद से मल्टी फैक्टर थेरी जो थॉर्नडाइक ने जिसको प्रोपाउंड किया, तो मल्टी फैक्टर थेरी भी यहाँ पर आ जाती है जो थॉर्नडाइक ने दिया। बहुत सारे छोटे छोटे घटक, बहुत सारे
एजुकेशनल साइकोलॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान में इसको बहुत छोटे छोटे घटकों का मेल है बुद्धि, ये बात भी इसमें कही गई। उसके बाद सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी आया, तो सैम्पलिंग थ्योरी को भी माना गया और इसके प्रतिपादक रहे थॉमसन एंड थॉमसन। तो यहाँ पर और फिर ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो उन्होंने माना, तो उस इसका प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया 1967 ईस्वी में। तो ये भी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई अपने क्षेत्र की। उसके बाद द्विविमीय थ्योरी, तो सिंगर एंड गुडमैन की थ्योरी है 2 डायमेंशनल थ्योरी। द्विविमीय 2 डायमेंशनल थ्योरी भी इसकी मानी इंटेलिजेंस की प्रतिपादित की गई। तो इतनी सारी थ्योरीज मैंने आपसे बताई, 2 डायमेंशनल थ्योरी, उसके बाद ट्राई डायमेंशनल थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी एंड और 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन का, और उसके बाद से फैकल्टी थ्योरी और उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी, यानी सो मेनी थ्योरीज आर propounded by different psychologists in the field of theories of intelligence। हमको इन थ्योरीज के सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स को, डिफरेंट थ्योरीज के छोटे छोटे जो जिस चीज़ पर उन्होंने इंसिस्ट किया, उस किस बात को लेके उन्होंने प्रोपाउंड किया, किस फैक्टर को, बस। लेकिन हम लोग मेनली फैकल्टी थ्योरी वगैरह को बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिर्फ 2 फैक्टर थ्योरी एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक की एंड चार्ल्स स्पीयरमैन की। हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसी पर बेस्ड हमारा सारा ध्यान हमारा रहेगा। और ट्राई डायमेंशनल थ्योरी भी हम लोग देखेंगे, और ट्राई डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड की है, 1967 की है। तो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी को भी हम लोग पढ़ेंगे, और 2 डायमेंशनल थ्योरी पर भी, ट्राई डायमेंशनल बहुत छोटे छोटे इसमें ओपोनेंट्स ये है, आपको इसका किया गया है। सबसे बड़ी 2 फैक्टर थ्योरी है और बहुत विस्तार में उसमें इंटेलिजेंस पे बहस की गई है। अब हम लोग इस वीडियो अभी आपका 7 मिनट का हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पर इसी में बात कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो आया, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट तो बीने एंड इसका आया, बीने ने किया, अल्फ्रेड बीने इनका नाम था, और अल्फ्रेड बीने ने अपना एक सिद्धांत दिया। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत सारे 2 तरह के टेस्ट बनाए गए, एक तो कल्चर फ्री, एक कल्चर बाउंड। तो कल्चर फ्री एंड कल्चर बाउंड, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में एक परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया गया और एक जो है वर्बल टेस्ट बनाया गया। ये सारी तरह की ये क्वालिटीज़ जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स में इनको बांटा गया। कुछ तो बहुत ही, और ट्रांसफ़र इंडेक्स दिया गया। तो कल्चर फ्री टेस्ट जो बनाए गए उसमें उसकी भी एक लंबी, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अभी बीने के टेस्ट पर बात कर लेते हैं। बीने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में ऐसे बच्चों को पहचानना जो स्कूल के सामान्य शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकते, ये उसी पर बेस्ड है। यदि शिक्षकों से पूछा जाता कि उनके वर्ग में कौन कौन बच्चा सीखने में मंद है, तो उनका व्यक्तिगत पसंद नापसंद के कारण विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होती। अच्छा, आप कॉलेजेस स्कूल्स में देखेंगे कुछ बच्चे को कुछ टीचर्स बहुत प्यार करते हैं ड्यू टू देयर पर्सनल फैक्टर्स। अगर कोई बच्चा बहुत हम्बल है, बहुत ढंग का है, तो इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो, तो टीचर्स को जो जिनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, एवरी टीचर डजंट लाइक एवरी स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट डजंट लाइक एवरी टीचर। तो ये इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ जाती है। एंड कुछ टीचर्स जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, कुछ टीचर्स न्यूट्रल रहते हैं, कुछ टीचर्स का कोई
उनका कोई ओपिनियन नहीं होता। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, गुड और बैड, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो ये टीचर्स के साथ होता है, बहुत जगह होता है। तो उन्होंने एक बुद्धि मापक बनाया बीने ने, और इस चीज़ को उन्होंने कैंसिल करने की कोशिश की कि हम टीचर्स का ओपिनियन उसमें नहीं लेंगे, बल्कि हम एक परीक्षण बनाएंगे और जिसमें वर्बल और परसेप्चुअल और मैनिपुलेटिव स्वरूप की 30 समस्याएं क्रमशः बढ़ती हुई कठिनाई में सजाई हुई थी। ये बीने टेस्ट पे उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया गया। एक तो बीने साइमन टेस्ट इसको भी कहते हैं, अल्फ्रेड बीने एंड साइमन दोनों ने मिलके बनाया। और इसमें वर्बल प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो होता है वर्बल की, जिससे बच्चे के बोलने की वोकैबुलरी एंड प्रेजेंटेशन एंड एक्सटेम्पर, ये सारी चीज़ों को पता चले। परसेप्टिव किस तरह से चीज़ों को प्रत्यक्षीकृत कर रहा है, ये चीज़ें भी देखी जा सके। एंड मैनिपुलेटिव कहते हैं चालनात्मक, मैनिपुलेटिव ढंग से स्वरूप के 30 समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को क्रमशः बढ़ती हुई कठिनाई के साथ उसको रखा गया, क्रम में सजाया गया 1908 में। और संशोधन में उन्होंने मेंटल एज की व्यवस्था प्रस्तुत की, मानसिक आयु की बात उन्होंने की व्यवस्था उन्होंने प्रस्तुत की। जब उन्होंने संशोधन किया तो आप बिने टेस्ट में ये जान लीजिए कि उसमें 30 आइटम्स हैं, वो बेस्ड हैं किन चीज़ों पर, मैनिपुलेटिवनेस पर, वर्बल पर एंड परसेप्टिव, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। तो मेंटल एज का उन्होंने नेक्स्ट जो संशोधन किया उसमें लाए, साइमन एंड बिने टेस्ट ये कहलाता है। 30 आइटम्स है, मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ ताकि आपको, और इसकी कठिनाई धीरे धीरे बढ़ाई गई थी और उसी पे आधारित इसको रखा गया था। तो और किसी आयु के बच्चे की बड़ी संख्या को जांचने पर जो समस्याएं ऐसी मिली जिसका समाधान उस आयु के लगभग 66 से 75% स्टूडेंट्स ने ठीक कर देते हैं, उनको उस आयु के लिए औसत अथवा उपयुक्त समस्या माना गया। अब जो समस्याएं उसमें दी गई, तो एक आयु के बच्चे को वो टेस्ट्स दिए गए, अगर उस टेस्ट के स्टैंडर्ड को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को 66 से लेकर, यहाँ लिखा है 66 से लेकर 75% तक बच्चों ने अगर उसको कर लिया, तो ये उस आयु के लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट माना गया। साइमन एंड बिने एंड साइमन ने ये बात मानी। इस प्रकार 2 से 13 वर्ष के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए औसत योग्यता मापने वाली समस्या बनाई गई। 2 से लेकर 13 वर्ष तक के लिए कुछ ऐसी समस्याएं बनाई गई जिसका समाधान बच्चे कर लें। कोई बच्चा कठिनाई के किस स्तर तक पहुंचा, यानी हर्डल्स जो बनाए गए, जो टफनेस या कॉम्प्लेक्सिटी लाई गई, वो किस स्तर तक पहुंचा, इस चीज को स्तर तक पहुंचा, इसी से उसकी बौद्धिक योग्यता का पता चलाया गया। समझ लीजिए बिने टेस्ट में यदि कोई 4 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष के लिए निर्धारित समस्याओं का समाधान कर लेता है, यानी अपनी आयु से, अपने क्रोनोलॉजिकल एज यानी शारीरिक आयु से ऊपर की किसी मानसिक समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मानी जाएगी। 5 वर्ष मानी जाएगी। अपनी वास्तविक आयु के बराबर की समस्या का समाधान करने वाला औसत बुद्धि का माना जाएगा। औसत, नीचे की समस्याओं पर रुक जाने वाला मंद माना जाएगा और ऊपर की समस्याओं तक जाने वाला तीव्र बुद्धि वाला घोषित किया जाएगा। 1911
ईस्वी के संशोधन में बीने ने प्रत्येक वर्ष के लिए 5 प्रश्न रखे। अतः एक प्रश्न के सही उत्तर से 0.2 वर्ष की मानसिक आयु का क्रेडिट मिला। 0.2 वर्ष आयु का क्रेडिट मिला। यदि 7 वर्ष के किसी, आप इसको समझिए कि यदि 7 वर्ष के किसी बच्चे ने उस आयु के लिए निर्धारित सभी प्रश्न बताए और 8 वर्ष वाले ने 5 वर्ष में से 3 का समाधान कर लिया, तो उसकी मानसिक आयु 7 जोड़ 3 गुने 0.2 इज इक्वल टू 7.6 वर्ष हुई। इसको एक वर्चुअल क्लास में हम फिर से आपको समझाएंगे। तो ये इतना, और उसके बाद से स्पष्ट है कि 1911 में बीने की अपनी कुशलता आ गई। बौद्धिक योग्यताओं के आधार पर बालकों की तुलना हो सके। इसी वर्ष स्टर्न ने ये प्रस्ताव किया कि मानसिक आयु की वास्तविक आयु को वास्तविक आयु से के अनुपात में परिणत कर देने से, अनुपात में, रेशियो में अगर हम उसको परिणत कर देने से व्यक्ति की बौद्धिक स्तर और भी स्पष्ट हो जाएगा। इस अनुपात को स्टर्न ने मेंटल कोशेंट, मानसिक लब्धि या मेंटल कोशेंट कहा। बाद में टर्मन ने इस अनुपात को 100 से गुना करने की, देखिए अब आपको हम वर्चुअल क्लास में समझाने की बातें कर रहे हैं, इसको इस वीडियो में हम डाल दे रहे हैं, लेकिन ये लंबा होता जा रहा है, तो हम टर्मन की बात पर रुक जा रहे हैं। उन्हीं का है इंटेलिजेंस मेंटल आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये हम अगले क्लास में आपको डिफाइन करेंगे।